नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल जीके फैक्ट्री के अंदर। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर आज देखने वाले हैं भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था से संबंधित इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो कि प्रत्येक एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहने वाला है। सही एग्जाम स्टेट लेवल का हो या सेंट्रल लेवल का, इसके अंदर प्रत्येक अंदर भारतीय संविधान से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये वीडियो इम्पोर्टेंट रहने वाला है, तो वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहना। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल पर आप न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, और टेलीग्राम चैनल की लिंक है ये डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी, वहाँ से आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। आज का पहला क्वेश्चन हो जाएगा कि किस संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। तो किस संविधान संशोधन को है ये मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, लघु संविधान कहा जाता है। तो लघु संविधान है यह 42वां संविधान संशोधन को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? 42वां संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। 42वां संविधान संशोधन अधिनियम है वो 1977 को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। हालांकि जो कि केशवानंद भारती विवाद था 1973 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट ने ये व्यवस्था दी थी कि अनुच्छेद 368 जिसके तहत संविधान के अंदर संशोधन किया जाता है, संविधान के अंदर संशोधन है ये आर्टिकल 368 एक्ट के तहत किया जाता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये व्यवस्था दी थी कि अनुच्छेद 368 के तहत संसद को मिली संवैधानिक शक्ति संविधान के मूल ढांचे को बदलने की है वो अनुमति नहीं देती है। संविधान का जो मूल ढांचा है उसके अंदर आप बदलाव नहीं ला सकते। ये केशवानंद भारती विवाद 1973 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट ने बात कही थी। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान है वो किस देश का है। तो विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान है ये इंडिया का है। किसका है? भारत का हो जाएगा। अगर आपको पूछे विश्व का सबसे छोटा लिखित संविधान किसका है, तो वो छोटा सबसे लिखित संविधान है ये मोनाको का। किसका है? मोनाको का हो जाएगा। और सबसे बड़ा लिखित संविधान है वो अपना देश भारत का है। तो इससे संबंधित कुछ फैक्ट की बात करें, मूल रूप से जब संविधान लागू हुआ था, आंशिक रूप से बात करें तो 26 नवंबर 1949 को अंगीकार कर दिया गया था संविधान को, और वास्तव में 26 जनवरी 1950 को संविधान को लागू किया जाता है, और आंशिक रूप से है ये 26 नवंबर को लागू करते हैं। तो मूल रूप से 1949 के अंदर संविधान में है वो एक प्रस्तावना, 395 अनुच्छेद जो कि 22 भागों के अंदर विभक्त थे, और 8 अनुसूचियाँ थी। और वर्तमान की बात करें, वर्तमान के अंदर संविधान के अंदर टोटल 470 तो आर्टिकल है, 25 भाग है और 12 अनुसूचियाँ हैं। मतलब कहना करते हैं कि संविधान को लागू करने के बाद में 8 तो अनुसूचियाँ जोड़ी गई थी और 395 आर्टिकल थे, जो कि वर्तमान में 470 हो गए हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें कि संविधान का अधिकांश ढांचागत हिस्सा कहाँ से लिया गया है। तो संविधान का जो अधिकांश ढांचागत हिस्सा है ये भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत लिया गया। किससे लिया गया है? भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। और संविधान का जो दार्शनिक भाग है, जैसे मौलिक अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, ये जो लिए गए हैं वो कहाँ कहाँ से लिए गए हैं। तो दार्शनिक भाग मौलिक अधिकार की बात करें ये अमेरिका से लिए गए हैं, और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत है ये आयरलैंड से प्रेरित हैं। और भारतीय संविधान के राजनीतिक भाग संघीय सरकार का सिद्धांत और कार्यपालिका और विधेयक का संबंध है, ये अधिकांश हिस्सा है ये किससे लिया गया है? ब्रिटेन के सिद्धांत से लिया गया है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि किस अनुच्छेद के तहत संविधान में संशोधन का प्रावधान है। तो किस आर्टिकल के तहत संविधान में संशोधन का प्रावधान है? तो संशोधन का प्रावधान है ये आर्टिकल 168 के तहत है। यानी जो संविधान के अंदर संशोधन करते हैं वो संशोधन किस आर्टिकल के तहत किया जाता है? तो आर्टिकल 168 के तहत संविधान के अंदर संशोधन कौन करता है? संविधान के अंदर संशोधन है वो संसद कर सकती है। कौन कर सकती है? संसद। और अनुच्छेद 368 के अंतर्गत यहाँ पर करेक्शन है, अनुच्छेद 368 है। अनुच्छेद 368 में दो तरह के संशोधन का प्रावधान है। यहाँ से जो प्रश्न दे रखा है कि किस अनुच्छेद के तहत संविधान में संशोधन का प्रावधान है, तो चोरी यहाँ से जो अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन किया जाता। किसके तहत किया जाता? 368, ये 168 रॉन्ग है। और अनुच्छेद 368 में कितने तरह के? दो तरह के संशोधन का प्रावधान है कि कुछ दो तरह के संशोधन। पहला संशोधन की बात करें तो उपबंधों को संसद के अंदर विशेष बहुमत से
संशोधित किया जा सकता है। विशेष बहुमत कैसे? विशेष बहुमत की बात करें, दोनों सदन होने चाहिए। दोनों सदन, एक तो लोकसभा और राज्यसभा, दोनों सदन कौन से हैं? लोकसभा और राज्यसभा में उपस्थित मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत होना चाहिए और प्लस प्रत्येक सदन में कुल सदस्यों का बहुमत, प्रत्येक सदन में कुल सदस्यों का बहुमत मतलब 50% से वो अधिक होना चाहिए। और दूसरी बात करें, दूसरा जो संशोधन है वो कुछ अन्य प्रावधानों को संसद के विशेष बहुमत और कुछ राज्यों के आधे से अधिक राज्यों के अनुमोदन से ही संशोधित किया जा सकता है। तो 2 प्रकार की संशोधन है। और अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि किस अनुच्छेद में भारत का उल्लेख राज्यों के संघ के रूप में किया गया है? तो जो भारत का उल्लेख राज्यों के संघ के रूप में, तो राज्यों के संघ के रूप में उल्लेख है ये आर्टिकल अनुच्छेद 1 में किया गया। किसके अंतर्गत किया गया है? आर्टिकल 1 में भारत को राज्यों का संघ के रूप में उल्लेख किया गया है। यहाँ पर दे रखा है कि अनुच्छेद 1 में भारत का उल्लेख राज्यों के संघ के रूप में किया गया है और राज्यों के संघ के रूप में किया गया, इसके भी 2 अभिप्राय हैं। पहला ये है कि भारतीय संघ राज्यों के बीच हुए किसी समझौते का निष्कर्ष नहीं है, राज्यों की आपसी लड़ाई का कोई निष्कर्ष नहीं है। और दूसरा ये है कि किसी भी राज्य को संघ से अलग होने का अधिकार भी ये संविधान है वो प्रदान नहीं करता है। तो ये जो 2 अभिप्राय है वो हो जाएगा, इसलिए भारत को राज्यों का संघ कहा जाता है और राज्यों का संघ का जो उल्लेख है वो आर्टिकल 1 के अंतर्गत किया गया है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि भारत के न्यायपालिका की सर्वोच्चता का सिद्धांत क्या है? तो भारत के न्यायपालिका की सर्वोच्चता का सिद्धांत है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। सर्वोच्चता की जो सिद्धांत है वो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। और बात करें अमेरिका की जो न्यायपालिका है उसकी जो सर्वोच्चता का सिद्धांत है विधि की नियत प्रक्रिया। क्या होती है? विधि की नियत प्रक्रिया। लेकिन भारत है वो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया हो जाएगा। बी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा कि जिस प्रकार भारतीय संसदीय प्रणाली ब्रिटिश संसदीय प्रणाली से भिन्न है, ठीक उसी प्रकार भारत में जो सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट की न्यायिक समीक्षा है वो शक्ति है वो अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय से कम है। और ऐसा क्यों है? क्योंकि अमेरिका संविधान में विधि की नियत प्रक्रिया, कैसी विधि की नियत प्रक्रिया का प्रावधान है, जबकि भारतीय संविधान में विधि द्वारा स्थापित, किसके द्वारा? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का प्रावधान है। और विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया आर्टिकल 21 के अंतर्गत उल्लेख किया गया। किसके अंतर्गत किया गया है? 21 के अंतर्गत। और अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा की गारंटी कौन देता है? तो नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा की गारंटी है वो सुप्रीम कोर्ट प्रदान करता है। कौन करता है? सुप्रीम कोर्ट, भारत का सर्वोच्च न्यायालय। और बात करें भारत का सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट, ये नई दिल्ली के अंतर्गत है। वर्तमान में जो मुख्य चीफ जस्टिस है वो NV रमन्ना हो जाएंगे। और इसके फैक्ट की बात करें तो सर्वोच्च न्यायालय एक संघीय अदालत है और ये सबसे सर्वोच्च न्यायालय, सर्वोच्च का अर्थ ही ऊपर, शीर्ष न्यायालय है, सबसे ऊपर का न्यायालय है जो नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा की गारंटी प्रदान करता है। और इस संरक्षक भी है, संविधान का संरक्षक कौन है? संविधान का संरक्षक भी सुप्रीम कोर्ट है। और भारत की न्याय व्यवस्था के अंदर सर्वोच्च न्यायालय है वो शीर्ष पर है और राज्य में उच्च न्यायालय है, राज्य के अंदर उच्च न्यायालय है और उसके बाद में जिले के अंदर जिला अदालतें भी है और अन्य निचली अदालतें भी हो जाएगी। अगला क्वेश्चन दे रखा है कि भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है? कि भारतीय संविधान के किस भाग के अंदर मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है? तो मौलिक अधिकारों का वर्णन है ये भाग 3 के अंतर्गत किया गया। किसके अंतर्गत किया गया है? भाग 3 के अंतर्गत है वो मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। संविधान के तीसरे भाग के अंदर मौलिक अधिकार प्रदान किया गया है। और वर्तमान के अंदर मौलिक अधिकार कितने हैं? 6 मौलिक अधिकार। जो शुरुआत के अंदर 7 थे उसको एक मौलिक संपत्ति का अधिकार है उसको हटा दिया गया है। तो अब कौन कौन से हैं उनके बारे में देखते हैं। पहला जो मौलिक अधिकार है वो समानता का अधिकार है। समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से लेकर के अनुच्छेद 18 के बीच में है। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19, 20, 21 और 22 हो जाएगा। और तीसरा अधिकार है शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 23, 24 है। और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है वो अनुच्छेद 25 से 28 है। सांस्कृतिक व शिक्षा का अधिकार, तो सांस्कृतिक व शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 29 और 30 है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन दे रखा है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का उल्लेख संविधान के किस भाग में किया गया है? तो राज्य के जो नीति निर्देशक सिद्धांत है आयरलैंड से लिए गए। कहाँ से लिए गए? आयरलैंड से।
तो इसका जो उल्लेख है वो संविधान के भाग 4 के अंतर्गत किया गया है। किसके अंतर्गत किया गया है? भाग 4 के अंतर्गत किया गया है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का उल्लेख संविधान के भाग 4 के अंतर्गत किया गया है। और इतने मोटे तौर पर देखा जाए इसे 3 भागों के अंदर विभाजित कर सकते हैं। नीति निर्देशक सिद्धांत को सामाजिक, गांधीवादी तथा उदार बौद्धिक। हालांकि मौलिक अधिकारों की तरह इन्हें कानून रूप के अंदर लागू नहीं किया जा सकता है। संविधान के अंदर कहा गया है कि देश की शासन व्यवस्था में ये सिद्धांत मौलिक हैं और ये देश की जिम्मेदारी बनती है कि वो कानून बनाते समय इन सिद्धांतों को अपनाएं। इसलिए इन्हें लागू करना राज्यों का क्या है? नैतिक कर्तव्य भी है। और एक बात करें जो मिनर्वा मिल्स मामला 1925 का है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि भारतीय संविधान की जो नींव है वो मौलिक अधिकारों और नीति निर्देशक सिद्धांतों के संतुलन पर रखी गई। कौन से मामले के अंदर कहा था? तो सुप्रीम कोर्ट ने जो मिनर्वा मिल्स मामला 1925 के अंदर हुआ था उसके अंतर्गत भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि भारतीय संविधान की जो नींव है वो मौलिक अधिकारों और नीति निर्देशक सिद्धांतों के दोनों के सामंजस्य मतलब संतुलन पर रखी गई है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा 10 नंबर क्वेश्चन, जो कि लास्ट क्वेश्चन है कि मौलिक कर्तव्यों को संविधान में कब सम्मिलित किया गया? मौलिक जो कर्तव्य है वो मूल संविधान के अंदर मौलिक कर्तव्य नहीं थे, इसको उसके बाद में जोड़ा गया है। मौलिक कर्तव्यों को 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से 1977 के अंतर्गत जोड़ा गया। कब जोड़ा गया? 1977 के अंतर्गत। तो बी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा कि मूल संविधान में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख बिल्कुल नहीं किया गया है। और इन्हें पूछा जाए कि मौलिक कर्तव्यों को किस समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया, तो मौलिक जो कर्तव्य है ये स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश के आधार पर 1977 के जो 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट हुआ था उसके माध्यम से आंतरिक आपातकाल जो 1975 के अंदर लगा था, 1975 से 77 के दौरान उसको शामिल किया गया था। और 2002 का जो 86वां होता है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट ने एक और मौलिक कर्तव्य को जोड़ा था। तो आपको पूछा जाता है पहली बात, मौलिक कर्तव्य मूल संविधान में थे, तो मूल संविधान के अंदर मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख नहीं मिलता है। बाद में 1977 के अंतर्गत 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से इन्हें जोड़ा गया था। और एक जो मौलिक कर्तव्य है ये 2002 के अंदर 86वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के माध्यम से जोड़ा गया था। और अगली बात करें कि संविधान के इसका जो उल्लेख किया गया है मौलिक कर्तव्यों का, ये संविधान के 4A भाग में मौलिक कर्तव्य, जिसमें केवल एक अनुच्छेद है, वो कौन सा अनुच्छेद है? 51 क के अंतर्गत है। मौलिक कर्तव्यों का जो उल्लेख है वो 51 क के अंतर्गत किया गया, आर्टिकल 51 क। तो इस वीडियो के अंदर इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, चैनल पर आप न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद।